लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। इस बीच पूरी दुनिया में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। कई विदेशी अखबारों ने नतीजों की तहकीकात करके इसे बीजेपी के खिलाफ जनादेश बताने की कोशिश की। अजीब नज़ारे सामने आ रहे हैं। सियासी मुखालिफ और फॉरेन मीडिया जश्न के मूड में है, जबकि पीएम मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से पीएम बनने वाले हैं और ऐसा भारत के सियासी इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है। बेशक नतीजों का आकलन होना चाहिए और होगा भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी बाहरी को हमें लोकतंत्र का ज्ञान देने का हक है? लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद दुनिया भर की मीडिया में इस बात की चर्चा है। सबसे पहले बात दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक वॉशिंगटन पोस्ट ने नतीजों को पीएम मोदी और बीजेपी के लिए बड़ा झटका कहा है। अखबार ने लिखा कि पिछले चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की, लेकिन अब मोदी को राजनीतिक झटका लगता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी 23 साल में कोई चुनाव नहीं हारे थे। इस बार उन्हें बहुमत नहीं मिला। उन्हें सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नतीजों को प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर रेफरेंडम बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक काफी हद तक नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म मिलेगा। भारत में नए बने विपक्ष गठबंधन ने मोदी की बंटवारे की राजनीति के खिलाफ वोट मांगा था। विपक्ष ने लोगों के मन में ये डर भरा दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल जाएगा। अल जजीरा ने भारत में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने पर एक लेख लिखा और कहा कि इस बार संसद में चुनौतियां आएंगी। ऐसे विधायक होंगे जिन्हें पास कराने में बहुत सारे समझौते करने होंगे। पहले उनके पास पूर्ण बहुमत था तो वे समझौता नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा। बीबीसी ने लिखा कि 2024 आम चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव की तरह इस बार बहुमत के आंकड़े को अपने दम पर नहीं छू पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन का इन चुनावों में 400 सीटों से ज्यादा हासिल करने का दावा गलत साबित हुआ। चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा वोट फॉर मोदी या वोट अगेंस्ट मोदी बन गया था और नतीजे इशारे कर रहे हैं कि वोट फॉर मोदी का नारा उतना नहीं चला जितना भाजपा को उम्मीद थी। अब बात पड़ोसी चीन की। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि मोदी के गठबंधन की मामूली अंतर से जीत हुई है, यानी अब आर्थिक सुधार उनके तीसरे कार्यकाल में एक कठिन मिशन बन जाएगा। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन के साथ कारोबार में मुकाबला और भारत में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करना अब सरकार के लिए मुश्किल होगा। चीन के बाद बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अखबार डॉन के वेबसाइट पर भारत के चुनाव को बड़ी कवरेज दी। एक लेख में कहा गया कि भारत पीएम मोदी को गठबंधन आश्चर्यजनक रूप से मामूली अंतर से जीता है। बीजेपी की अयोध्या में ही हार हो गई। लोकसभा के नतीजों के बाद दुनिया भर के अखबारों में इन पर लेख लिखे गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी को हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठाने का हक है? पीएम मोदी और एनडीए के प्रदर्शन पर सवाल उठाने वाले भूल गए कि पीएम मोदी को जनता ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत दिया है और लोकतंत्र में जनादेश से ऊपर कुछ नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहरहाल आज के पैनलिस्ट से आपको मुतारिफ करा दूं, हमारे साथ जुड़े हैं यासिर जिलानी साहब, बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर निशिकांत ओझा, एक्सपर्ट काउंटर टेररिज्म, और आरजू काजमी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरजू काजमी जी, पाकिस्तान का डॉन न्यूज़ भी बहती गंगा में हाथ धो रहा है। भारत कभी भी किसी भी मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ना मुदाखिलत करता है ना टिप्पणी, फिर भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस में ये विदेशी दखलंदाजी क्यों और कैसे रोका जाए इसे? देखिए, बिल्कुल यहाँ से फवाद चौधरी साहब और कई दूसरे पॉलिटिशियंस ने बात की है भारत के इलेक्शंस के ऊपर, लेकिन ये इंटरफेयर मैं इसको नहीं कहूँगी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर नज़र रखती हैं और इलेक्शंस पे भी बात की जाती है, चाहे पाकिस्तान के इलेक्शंस हों या भारत के। तो डेफिनेटली फवाद चौधरी साहब ने और दूसरे लोगों ने उसी तरह की बातें की हैं, लेकिन थोड़ा सा शायद बॉर्डर क्रॉस कर गए, या कहना चाहिए एक रेड लाइन होती है उसको क्रॉस कर गए, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बाकी पार्टीज जो हैं उनको वोट दिया जाए, मोदी जी को ना दिया जाए। इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हुई हैं।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन बातों से भारत की पब्लिक जो है वो अपना माइंडसेट जो है उसको चेंज करेगी या वो वोट उस हिसाब से देगी जैसा पाकिस्तान से कहा जा रहा है। तो इसलिए उनकी इन बातों को मेरे ख्याल है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकते, चाहे वो डॉन में आई हो चाहे सोशल मीडिया पर शेयर की गई हो। जी जी। यासिर जिलानी साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपको मैं बताना चाहूंगी कि कुछ इस तरह की फॉरेन इंटरफेरेंस अमेरिका ने चीन के साथ भी करने की कोशिश की थी हांगकांग के जानिब से, मगर चीन ने वहीं 5 नेशनल सिक्योरिटी लॉज को पास करके इस फॉरेन इंटरफेरेंस को क्रश कर दिया। क्या बीजेपी 10 सालों में मेजॉरिटी रहते इस किस्म के सख्त कदम उठाने में नाकाम रही? नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी जो तमाम इंटरनेशनल मीडिया और कुछ जो बायस यहाँ के जर्नलिज्म करने वाले जर्नलिस्ट, कुछ विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी, ये हताश है, निराश है। इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी। जिस तरीके से वजीर आजम साहब के खिलाफ एक गोलबंदी दिख रही थी चुनाव से पहले, लेकिन भारत के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इनकी सारी बातों को। इस वक्त एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। आज एनडीए का आपने पूरा कुनबा देखा, अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर आई, जितने एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो साथ खड़े थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब थे, तमाम गठबंधन के लीडर थे। तो उससे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ये लोग लगातार कर रहे थे। उसी का नतीजा है डॉन हो गया, अल जजीरा जैसे जो लोग हैं जिनके लेख हमेशा से भारत के खिलाफ, और भारत को वो एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग में भी जो सबसे बड़ा वर्ग है मुसलमान, उसको लेके रखते हैं। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है दुनिया में कि आज भी जो नई संसद आई है उसमें 24 मुस्लिम सांसद अलग अलग पार्टियों से चुन के आए हैं। तो ये भारत में ही हो सकता है जहां मेजॉरिटी बहुत बड़ी है, जो एक अलग सनातन परंपरा के लोग हैं, उसके बाद भी उनका प्यार और उनकी मोहब्बत जो भारत की संस्कृति में दिखती है, वो दुनिया के किसी देश में, क्या पाकिस्तान ऐसा सोच सकता है, क्या बांग्लादेश ऐसा सोच सकता है, क्या क्या जिन जिन देशों में इस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है, वो सोच सकते हैं कि इतने ज्यादा नंबर से जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन का जो केंद्र बिंदु है, जिसे जो पार्लियामेंट कहा जाता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव बने, तो ये भारत में हो सकता है। और हमारी जो सरकार रही है पिछले 10 साल से, वजीर आजम ने बेहद शानदार काम किया, लगातार लोगों के लिए सोचा उन्होंने। और दुनिया के देशों के साथ शानदार काम किए, ये बाद में हम गिनाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी भी जुड़े हैं। अजय वर्मा जी, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये नारा विदेशी मीडिया तक पहुंच गया। सीएनएन का दावा है कि बीजेपी को कम सीट्स मिलना यह दर्शाता है कि भारत में वोटर्स ने डेमोक्रेसी को बचा लिया। इस तरह के नारे विदेशी मीडिया तक कौन पहुंचाता है? आज मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, अभी मैं टीवी देख रहा था, बहुत सारे अमेरिका से बधाई आ रही है, चाइना से बधाई आ रही है, ब्रिटेन से बधाई आ रही है। देश के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बधाई दे रहे हैं तो वहां के चैनल अपनी राय नहीं सकते। ये कौन सा डबल नजरिया है आपके लोगों का, नरेंद्र मोदी जी का? मित्रों, ये मोदी की गारंटी है। आज एनडीए की बात कर रहे हैं, कल तक ये मोदी के फोटो शौचालय पे हो, खंभों पर हो, शहर में हो, जिले में हो, एड पे हो, केवल मोदी, केवल मोदी। एनडीए का कोई फोटो ही नहीं लगता, जिक्र ही नहीं होता था। आज ये एनडीए की सरकार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मित्रों, अब की बार 400 पार, सुन लीजिए, आपने उन्हें टाइम दिया तो पूरा 400 पार तो बहुत दूर है। अरे 63 सीट कम हो गई, 240, वो भी शुक्र करिए कि ये गठबंधन, अच्छा अब आप सुन लीजिए, गठबंधन की हमेशा खिलाफत करते थे, ये लूट के लिए गठबंधन बनते हैं, ये भ्रष्टाचार के लिए गठबंधन, ये वीडियो आपको भेज दूंगा, चला देना। लेकिन आज चंद्रबाबू नायडू साहब वो कहते थे कि घोर आतंकवादी है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म, ये ट्वीट भेज रहा हूं आपके पास अभी, वो साहब आज बगल में बैठे हैं। कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे जी? नहीं, सुन लीजिए। और नीतीश बाबू के लिए कहते थे। लेकिन आज इनकी मजबूरी ये हो गई, ये देश की जनता ने इन्हें सबक दिया। देखिए, कर्नाटक में
जब बजरंगबली से खिलवाड़ इन्होंने करा तो गधा पड़ा, तो कर्नाटक साहब, और उत्तर प्रदेश में भगवान राम को पॉलिटिसाइज किया, खिलवाड़ करा, अयोध्या कॉरिडोर घोटाला करा, चंदे के पैसे खाए इस देश की सरकार के लोगों ने, तो राम जी का तीर लगा, अयोध्या भी हार गया और उत्तर प्रदेश से साफ हो वैसे गए। आपको अब बता दूं, आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री कि योगी जी ने हरवा दिया, और इसी के तहत एक नया रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं कि आज अभी दोपहर में दिल्ली हाईकमान ने आदेश दिया फडणवीस को, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, कि आप तुरंत एक मीटिंग करिए। जो मुझे बताया लोगों ने, लोगों में चर्चा है, चैनलों में चर्चा है कि इस्तीफा दीजिए और ये कहिए कि हार की जिम्मेदारी मेरी है। उनको तो बहाना बनाया है, हमारा टॉपिक फॉरेन मीडिया के है। इंटरफेरेंस के बारे में है अजय वर्मा जी। वैसे आपको बता दूं, स्टार्ट में आप फॉरेन मीडिया को डिफेंड कर रहे थे। चाइनीज मीडिया के मुताबिक भारत की इकोनॉमी अब स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि कम सीटों की वजह से बीजेपी पहले की तरह बिना रोक टोक फैसले नहीं ले सकती। तो इनडायरेक्टली चाइना तो मान रहा है कि बीजेपी ने भारत की इकोनॉमी को बढ़ाया है। डॉक्टर ओझा, इल्जाम ये भी है कि एक इजरायली कंपनी ने एक एआई प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया मोदी के खिलाफ एआई कैंपेन चलाने का। अगर ये सच भी है तो भारत इजराइल के बीच के गहरे बॉन्ड पे क्या असर होने की गुंजाइश है, और ऑफिशियली अब इजराइल के साथ क्या रुख अपनाया जाए? देखिए या ना, ये जो वेस्टर्न मीडिया और जो आपने अभी बताया कि इजराइल की एक कंपनी ने जिस तरह से उसको एलिगेट किया गया, आई डोंट नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि किस तरह से उसने एआई को यूज किया है टू बेसिकली इफेक्ट द ऑनगोइंग इलेक्शन जो हुआ था अभी। लेकिन जहां तक ये बेसिकली जो वेस्टर्न मीडिया का है, ये डायरेक्टली कोरिलेट करता है जियोपॉलिटिकल से। अगर आप बात करते हैं इंडिया की, इंडिया की जो एक पोजीशनिंग थी वो ड्रास्टिकली चेंज हुई है लास्ट 10 ईयर्स में। 10 ईयर्स में चेंज। आज की इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट, उसकी जो डेमोक्रेसी है अराउंड 642 मिलियंस के आसपास है। मतलब अगर आप बात करें तो इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ G7 कंट्रीज जी। एक तरह से उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी एक बहुत वाइब्रेंट की तरीके से उसने एकदम एक्सपैंड किया। मैं अभी मेरा एक आई वाज डिस्कसिंग, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट देखता हूँ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक ने उनको एक तरह से प्रेस किया जहां तक है। लेकिन कुछ कंट्री, जहां तक हम वेस्ट की बात करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जो अपने आप को अगले 5 साल के अंदर एक वर्ल्ड के सुपर पावर में ले आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो एक तरह से सेंटर फॉर अटेंशन बन जाता है। तो वहां पर ये मीडिया जो बेसिकली कंट्रीज हैं, ये एक तरह से यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ टूल विच दे यूज इट टू बेसिकली सैबोटेज टू द इमेज ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। जहां तक हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, ऑलरेडी वो बाईपास किया ट्रेडिशनल। इजराइल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। इजराइल के साथ हमारे भी संबंध, मतलब एनडीए के भी संबंध अच्छे हैं, कांग्रेस के भी संबंध अच्छे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसमें बाइसनेस आ रही है और उसने अगेंस्ट। लेकिन अब ये क्योंकि बेसिकली एआई बेस्ड, अगर हम लोग देखा जाए तो एआई बेस्ड सॉल्यूशंस इन्होंने बहुत टूल्स को बहुत ड्रास्टिकली यूज किया इस इलेक्शन में। और सोशल मीडिया तो एक तरह से उसने बाईपास कर दिया ट्रेडिशनल मीडिया को। जो मीडिया न्यूज तो कोई आज तक उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, लेकिन जो एक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट था वो ड्रास्टिकली एकदम चेंज हुआ। अब सोशल मीडिया बेसिकली कैसे कलेक्ट करता है न्यूज, वो बेसिकली आपके इंडियन सॉइल से ही कलेक्ट करता है। यहाँ से जो न्यूज पॉपुलेट होती हैं उसी को वो नैरेटिव बनाता है और वो अपने मेलिफाइड फंक्शंस के लिए यूज करता है। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां तक इजराइल और इसके संबंध हैं, आई डोंट थिंक देयर विल बी अ वेरी एनी काइंड ऑफ अ सीरियस इम्पैक्ट। और जहां तक वेस्टर्न की, ऑब्वियसली क्योंकि जैसे आपने चैनल्स देखे, ये करते हैं, ये बेसिकली एक तरह से टूल्स होता है कि अगर ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है तो उसको इम्पैक्ट करा जाता है। और इसमें अल जजीरा का, जैसे अल जजीरा का स्टेटमेंट आया था कि मेरे रिपोर्टर को वीजा ही नहीं दिया गया वहां पर कवरेज करने के लिए। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच बेसिकली प्रोपोगेट्स एंड लेकिन जहां तक अगर हम बात कर रहे हैं, अफसोस की बात है अल जजीरा के रिपोर्टर्स को कहीं भी अलाउ नहीं किया जाता किसी भी कंट्री में। ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि वो रिपोर्टिंग कम और ओपिनियन ज्यादा देते हैं। अजय वर्मा जी, आपसे सवाल लेने से पहले मैं नाजरीन को बता दूं कि दरअसल एआई को यूज करना क्या होता है। एआई कंपनी चैट जीपीटी का दावा है कि एआई को इस्तेमाल किया गया बीजेपी के खिलाफ जनता में डर फैलाने को।
नाजरीन को बता दें कि इसका साफ मतलब होता है कि बड़ी तादाद में लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ईमेल्स, एसएमएस भेजना, वीडियोस के व्यूज बढ़ाना, जिनमें कुछ ऐसे पैगाम होते हैं जैसे मुस्लिम्स को जला दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, तानाशाही बढ़ेगी वगैरह वगैरह। अब सवाल पे आते हैं, इल्जाम है अजय वर्मा जी कि इस तरह के प्रोपेगेंडा के लिए स्पेशल फंडिंग भी हुई थी फॉरेन से, और कांग्रेस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी पर भी अमूमन जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेने का इल्जाम लगाया गया है। क्या इस पे कांग्रेस का स्टैंड वाजिया करेंगे? जी, ये टोटली प्रोपोगंडा है भाजपा के आईटी सेल का, ये कोई नहीं है, इनमें कोई जान नहीं है। मैं आपको बताऊं, एआई को तो नरेंद्र मोदी जी का वीडियो भेज रहा हूं, उन्होंने ही प्रमोट करा है और उन्होंने ही कहा था एआई अपनाइएगा, आपको भेज दूंगा, अभी उसे आप दिखाइए। दूसरा मैं बताता हूं आपको, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, ये खाली अकेला अल जजीरा नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, सीएनएन और ब्रिटेन का ऑनलाइन द इंडिपेंडेंट, इन सारे अखबारों में जब आपके कोई काम की तारीफ होती थी तो भाजपा का वो आईटी सेल, उसके वो बड़े ज्ञानी प्रवक्ता यासिर भाई तो ज्ञानी है इनके, लेकिन चिंटू पिंटू भी इनके, और इनका पूरा वो झूठ का सेल, जो तेज बोलो, जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो, उस पर बड़ी पीठ थपथपाते थे। लेकिन अगर कोई चीजें लिख रहा है तो इन्हें बड़ी कष्ट और पीड़ा हो रही है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि 4% मुस्लिम्स का एजेंडा जो चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा है, नरेंद्र मोदी जिसके खिलाफ थे, सैकड़ों भाषण थे, वो वीडियो भी चलवाइए आप, तो क्या ये मानेंगे, उसे देंगे? ऐसे ही कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, बिहार में इनका मुख्य एजेंडा था, और मुख्य उसकी मांग की थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। 10 साल में तो लॉलीपॉप देते रहे, दिया नहीं, क्या मानेंगे? और गठबंधन के तो सहयोगी बन गए, लेकिन क्या बताएं कि ये देंगे? और यासिर जिलानी जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि ये बहुत खूबसूरत है, आप तो ज्ञानी हो भाई, 24 मुस्लिम भाई आए हैं, जरा भाजपा से कितने आए ये और बता दो। आपने 543 में से कितनों को टिकट दिया? ये फिर हिंदू मुस्लिम पे उतर गए, विकास का नारा आपने कितनों को दिया, कितने आए? यासिर जी, ये फिर हिंदू मुस्लिम पे आ गए। नहीं, ये तो देखिए, जब भी डिबेट में होते हैं हजारों बार इन्होंने सेम सवाल मुझसे किया होगा। ये भी अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस इनको अपनाती नहीं है। मसला इनके साथ ये है, बहुत शानदार तार्किक बातें रखते हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रह गए। आप सपना देख रहे थे, इन्होंने तो मंत्रालय बांट लिया था कि अखिलेश रक्षा मंत्री बन जाएंगे, उनको होम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, एक और इनके साथी पता नहीं कल्चरल मिनिस्टर, उनको कल्चर पसंद है, एक खाने पीने के मंत्रालय को इन्होंने बांट लिया था। जनता जनार्दन होती है, आप पूरे दुनिया के अखबारों के नाम ले लीजिए अजय वर्मा जी, लेकिन भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों पे मोहर लगाया है, अपना कर्तव्य माना है, और जिसको उन्होंने क्रियान्वित किया उस पे मोहर लगाया है। आज भी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी 240 सीटें हमारी आई है, एनडीए गठबंधन 292 सीटों पे है, सरकार हमारी बन रही है, एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। आप बातें करते रहिए ना, आप बड़ी बड़ी बातें करें, आपकी हताशा और निराशा आपकी बातों में दिख रहा है। आप दूसरे देशों का सहारा लेके निगेटिव फैलाने का काम यासिर जिलानी जी सुनिए मेरी बात, यासिर जिलानी जी मेरी बात सुनिए, उसके बाद मैं आरजू के पास जाऊंगी। सरकार बनाने की हैसियत नहीं है यासिर जिलानी जी, के आधार पर इस्तीफा देके बैठना चाहिए। सुनिए मेरी बात, आप दोनों मेहरबानी करके हमारी पार्टी बड़ी एक करके बोलिए। 99 पे आए हुए भी आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। तीसरी बार इंडिया गठबंधन के यासिर जिलानी जी, फॉरेन इंटरफेरेंस और फंडिंग है भी, तो क्या आप दोनों सुनिए मेरी बात, तो क्या इन्हीं को जिम्मेदार ठहराएंगे कम सीटें मिलने का? मुसलमानों का दिल दुखाना, खुद के डेवलपमेंट कामों को हाईलाइट नहीं करना, बंगाल और कश्मीर में खुद के सपोर्टर्स को एम्पावर नहीं करना, मुजरा, मटन, मंगलसूत्र, घुसपैठी वाले नामुनासिब तकरीरें, अमीरों को और अमीर करना, गरीबों के प्रति इनसेंसिटिविटी, बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर पे ध्यान नहीं देना, राम मंदिर का पूरा श्रेय खुद लेना, क्लाइमेट गोल्स का कॉन्ट्रडिक्ट करना, ईडी का गलत इस्तेमाल, वॉशिंग मशीन कैडर पार्टी में लाना और आध्यात्मिक बातों में बहकर जनता को यह एहसास दिलाना कि अब दुनियादारी छोड़ के तपस्वी बन जाएंगे मोदी। क्या ये वजूहात नहीं हो सकते कम सीटें मिलने की? नहीं, आपको मैं बिल्कुल ये वजूहात नहीं है यानामी साहिबा, मैं आपको ये वजूहात नहीं है, और क्योंकि मैंने सुनिए मैंने जमीन पे काम किया है,
मैं जो पश्चिमी हमने भी जमीन पर पूरा काम किया। इलाका है, अवध का पूरा इलाका है, भारत का मध्य इलाका है, मैं एज ए इंचार्ज मैं पिछले 6 महीनों लास्ट से 30 लगातार सेकंड में संगठन आरजू प्लीज बाजा करो, क्योंकि आपकी मुल्क में भी अभी अभी इलेक्शंस मुकम्मल हुए थे कुछ महीने पहले। बता दीजिए कि कितना फर्क पड़ता है इस एआई की प्रोपेगेंडा से और कितना सचमुच फर्क पड़ता है सियासतदानों के काम की वजह से। न्यायालय के प्रोपेगेंडा से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने काम किया है तो पब्लिक उसी के ऊपर वोट देगी। और ठीक है, आप दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ कह दिया या दूसरी पार्टीज ने कुछ कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि बीजेपी को अपने अंदर भी देखना होगा बिल्कुल, कैसी क्या सोल बात की सर्चिंग जिसकी वजह बहुत से ज्यादा पब्लिक जरूरी ने हो उनको गई वोट है नहीं दिया। और लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दीजिए कि किसी भी प्रोपेगेंडा में आकर वो वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ है कि लोकतंत्र में ताकत जनता के हाथ में है। किसको सत्ता की कुर्सी देनी है और किसे विपक्ष की जिम्मेदारी, ये लोग तय करेंगे। हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है इसकी गवाही चुनावी नतीजे दे रहे हैं। दुनिया में किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठाएं, ऐसा नहीं चलेगा।